मॉर्निंग क्लास। जय हिंद सभी को। आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, हम संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान में हमारा टॉपिक रहेगा राज्यों का पुनर्गठन। इसके पहले हमने जो संविधान की ऐतिहासिक प्रकृति वो पढ़ा था हमने। इसके बाद हमने संविधान की कुछ विशेषताएं देखे थे। फिर अगला टॉपिक हमारा प्रस्तावना था। उसके बाद आज हमारा टॉपिक रहेगा राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, इसके पहले के जो वीडियो लेक्चर हैं आपको क्लास प्लस में मिल जाएंगे। आप एक बार कंटेंट में जाके देख लीजिएगा, उसको पीडीएफ भी अपलोडेड है ऑलरेडी। ठीक है, इसके पहले हमने प्रस्तावना पढ़ा था, तो प्रस्तावना आपको क्लियर थी या फिर कोई डाउट? एक चीज पूछी जाती है इसमें से कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या फिर नहीं। क्या आप लोग जानते हैं इसका आंसर? मैंने आपको इसके पहले भी बताया है। जब इसमें संशोधन की बात की जा रही थी प्रस्तावना में, तब ये बात निकल के आ रही थी कि हमें इसमें संशोधन करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि ये संविधान का भाग है कि नहीं, ये सबसे बड़ा प्रश्न था। हाँ, तो इस संबंधित 3 मामले भी आए थे। हाँ, जो कि आप लोग जानते होंगे। बेरूवाड़ी संघ मामला 1960 का आया था। उसके बाद फिर केशवानंद भारती मामला आया था 1973। हाँ, जिसमें ये बताया गया था कि जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल ना, जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं, ये क्या है, संविधान का भाग है। और फिर एलआईसी का मामला आया था, जिसमें कंफर्म कर दिया गया था कि जो प्रस्तावना है संविधान का भाग है, अन्यथा अर्थात उसमें हम संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है आप सभी को? अच्छा, आप लोग ये बताइए कि संविधान में अभी तक कितनी बार संशोधन किया गया है? क्या आप लोग जानते हैं? बताइए। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एक 104। भोलेनाथ पांडे जी, नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि प्रस्तावना में बताइए आप लोग, प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, सिर्फ प्रस्तावना में। लेकिन आपका आंसर सही है कि 104 बार संविधान संविधान में संशोधन किया गया है, 104 बार। ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि प्रस्तावना को अभी तक कितनी बार संशोधित किया गया है। हाँ, तो इसका आंसर है कि एक ही बार। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था ना। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? मिनट। हाँ, आप लोग जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1976 में, राइट। तो इसमें क्या हुआ था, 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। आप लोग जानते हैं वो कौन कौन से थे? अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता, या फिर हम इसे कह सकते हैं पंथ निरपेक्षता। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो राज्य है उनका कोई पर्टिकुलर एक धर्म, विशेष धर्म नहीं होगा ना। इसका मतलब क्या होता है पंथ निरपेक्षता का, कि किसी भी राज्य का, मतलब हमारे भारत में जो राज्य है, राज्य हम यहाँ पर राज्य से हम डिनोट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर देश को। संविधान में हम जनरली राज्य को देश के देश के उसमें उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, धर्मनिरपेक्ष, मतलब राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य ने अपने आप को पूरी तरह से धर्म से अलग कर लिया है ना। समय समय पर धर्मों को सपोर्ट भी करती है गवर्नमेंट यहाँ की, लेकिन वेस्टर्न हम कंट्री में यदि जाएंगे तो वहां पर राज्य ने अपने आप को पूरी तरह से धर्म से दूर कर लिया है, मतलब वो सपोर्ट भी नहीं प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार बन चुके हैं कि एक ही बार संशोधन किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, क्लियर है? ये 3 शब्द आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब ये संविधान में जो प्रस्तावना है, उससे एन पालकीवाला जो है, उन्होंने उसे संविधान का परिचय पत्र कहा था।
ठीक है। प्रस्तावना मतलब क्या होता है? प्रस्तावना मतलब ये होता है कि आप उस देश की, आपको यदि किसी देश के संविधान के बारे में जानना है तो आप उसके प्रस्तावना को देखकर आप बता सकते हैं कि उस देश का संविधान कैसा होगा ना, मतलब एक संक्षिप्त टिप्पणी हो गई है प्रस्तावना में। यदि आप देखेंगे प्रस्तावना को तो आपको भारत के संविधान के बारे में पूरी झलक दिख जाएगी। ठीक है, सारी ही विशेषताएं उसमें निहित है। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि ये संविधान का भाग है जिसे किस केस में कंफर्म कर दिया गया था? केशवानंद भारती मामला। ये कब आया था? 1973 में आया था। ठीक है, और LIC मामला आया था, उसमें ये इसे और कंफर्म कर दिया गया था। ठीक है, बता दिया गया था कि हाँ ये संविधान का भाग है, अन्यथा अर्थात इसमें संविधान में संशोधन, सॉरी, प्रस्तावना में हम संशोधन कर सकते हैं। क्लियर है? आज हम पढ़ेंगे संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है। चलिए, संघ मतलब क्या होता है? आप लोग जानते हैं। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है, और 8 यूनियन टेरिटरी है। क्लियर है? अब देखिए, 28 राज्य है, इसके पहले कितने राज्य थे? क्या आप लोग बता सकते हैं? इसके पहले थे 29 राज्य। ठीक है, लेकिन क्या कर दिया गया है? एक राज्य को हटा दिया गया है। कौन सा? जम्मू कश्मीर। अभी कब हटाया गया? आप लोग बताइए, ईयर बताइए, कब हटाया गया था जम्मू कश्मीर को? जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है। ओके, 29 राज्य थे, है ना। एक राज्य को हटा दिया गया था, जम्मू कश्मीर, और उसे क्या बना दिया गया है? वो एक राज्य था, एक स्टेट है। स्टेटहुड के दर्जे से उसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है ना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। नहीं, 2022 में नहीं, 2019 में किया गया है। ठीक है, भोलेनाथ पांडे जी, इसका आंसर 2019 है। तो हमारे भारत में पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें राज्य स्टेटहुड का दर्जा किसी राज्य से छीना गया है, उसे यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, लेकिन अभी तक इससे पहले क्या हुआ था? जो यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, लाइक मैं बात करूँ इसकी गोवा की, हाँ, या फिर सिक्किम की, ये पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, लेकिन इसे फिर बाद में स्टेटहुड का दर्जा दिया गया है। ठीक है, क्लियर है? लेकिन ये पहली बार था कि एक राज्य को, मतलब राज्य से उसका स्टेटहुड का दर्जा छीन लिया गया है और उसे यूटी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है जिसमें विशेष दर्जा दिया गया था जम्मू कश्मीर का? बताइए, उसे हटा दिया गया है, कौन सा आर्टिकल था वो? बताइए। ठीक है, और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 7 यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, जिसमें से हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 यूनियन टेरिटरी बना दिए हैं, है ना। तो कितनी हो गई थी? 9 हो गई थी। ठीक है, लेकिन 9 में से फिर क्या हुआ था? एक और, जो दमन और दीव और दादर और नागर हवेली है, इनको एक कर दिया गया था। ठीक है, और उसकी कैपिटल क्या है? बताइए। दमन है। ठीक है, देखिए, दादर नागर हवेली और दमन और दीव, इसके विलय के पश्चात इसकी राजधानी क्या बना दी गई है? दमन है। ठीक है, क्लियर हो गया? एनी डाउट? यहां तक सभी को क्लियर है? चलिए, इसके आगे है आर्टिकल 1, है ना, सॉरी, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में क्या बोला गया है? भारत अर्थात इंडिया, ये क्या होगा? राज्यों का संघ। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है भारत और यहाँ पर लिखा गया है इंडिया। क्लियर हो रहा है? देखिए, भारत भी लिखा है लेकिन इंडिया भी लिखा है। इसका मतलब क्या है? जब हमारे भारत में संविधान बनाया जा रहा था, उसमें आर्टिकल 1 में हमने भारत भी जोड़ा, इंडिया भी जोड़ा। संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये प्रश्न था कि हम आर्टिकल 1 में जो भारत शब्द है, उसे हम भारत बोले या फिर इंडिया बोले। तो ये उस टाइम पे बहुत बहस चल रही थी उस चीज में। ठीक है, लेकिन तो फिर यहाँ पर क्या किया गया है? भारत को भी ऐड कर दिया गया है और इंडिया भी लिखा गया है। तो आपसे यदि कोई पूछा जाए, क्वेश्चन बने कि आर्टिकल 1 में जो देश को क्या कहा गया है, भारत कहा गया है फिर इंडिया कहा गया है? तो दोनों ही कहा गया है। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया। इसका रीजन ये था कि भारत, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भरत के वंशज है, तो भरत के नाम पर ही भारत देश पड़ा, है ना। और इंडिया, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो हमारे देश की जो छवि थी, वो इंडिया के नाम से हम प्रसिद्ध थे। ठीक है, इंडिया के नाम से ही सभी लोग जानते थे, इसलिए इंडिया को भी ऐड किया गया है और भारत को भी ऐड किया गया है। क्लियर है? इसलिए इसमें लिखा गया है कि भारत अर्थात राज्यों का संघ है। और ये जो संघ है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, संघवाद का उल्लेख हमारे
संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है सिवाय इसके कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो किस आर्टिकल में बोला गया है? आर्टिकल 1 में है। इसका मतलब ये है कि जितने भी राज्य हैं सभी का एक संघ होगा भारत। और इसका मतलब ये है कि राज्यों को भारत से अलग होने की परमिशन नहीं है। कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना हो या फिर किसी राज्य को भारत में मिलाना हो, तो ये सब जो है हम आर्टिकल 1, 2, 3 में देखते हैं ना। और इस सब सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार जो है वो क्या कर सकते हैं? वो पार्लियामेंट के पास होता है, ना कि राज्यों के पास। यदि राज्यों के पास होता तो राज्य अपनी मनमानी करते हैं, है ना, आए दिन सीमाओं में परिवर्तन करते। लेकिन ये पार्लियामेंट का अधिकार है। ठीक है, पार्लियामेंट ही कर सकती है। हालांकि वो राज्यों से परमिशन लेती है, लेकिन राज्यों की परमिशन को का कोई बाध्यता नहीं होती है। ठीक है, पार्लियामेंट के ऊपर। क्लियर हो रहा है? और नेक्स्ट क्या है? इसमें 3 बातें की गई थी। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची ना। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अनुसूची कितनी होती है? बताइए। 12 अनुसूची होती है। ठीक है, और भाग कितने होते हैं? हमारे संविधान में कितने भाग है बताइए। देखिए, इसमें जो पहली अनुसूची है उसमें जितने भी राज्य और राज्य संघ क्षेत्र जो भी हैं, उसमें जितने भी नाम लिखे गए हैं राज्यों के और संघराज्य क्षेत्र के, वो सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए जाने वाले अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। यदि हमने भारत से कोई राज्य क्षेत्र अर्जित किया है तो वो सब आर्टिकल 1 के अंतर्गत आएंगे। लाइक हम बात करें गोवा की ना, गोवा हमने पुर्तगालियों से लिया था, मतलब ये अलग ही एक राज्य थे भारत के राज्य क्षेत्र से ना, इसे हमने भारत में मिला लिया है। तो ये भी आर्टिकल 1 के अंतर्गत ही आएंगे। क्लियर हो रहा है? एनी डाउट? तो आर्टिकल 1 में क्या क्या बोला गया है? देखिए, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरी बात की गई है कि राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। इसका मतलब है कि पहली अनुसूची में जितने भी राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं वो सब इसके अंतर्गत आ जाएगी। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य सभी समाविष्ट होंगे राज्य। जो राज्य होते हैं वहां पर सीएम होते हैं ना, गवर्नर होते हैं जो वहां पर शासन करते हैं। लेकिन यूनियन टेरिटरी में जो शासन होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया है आर्टिकल 2 में कि भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो ठीक समझे वो नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है इसमें। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो संसद है वो नए राज्य को हमारे भारत में मिला सकती है, उनका प्रवेश इसमें हो सकता है ना। जैसे कि गोवा को हम लिया था, सिक्किम को लिया था 1975 में ना, गोवा को लिया था। बताइए गोवा को कब लिया गया था? 1960। बताइए आप लोग दीजिए इसका आंसर, है ना। तो ये कौन कर सकता है? ये पार्लियामेंट कर सकती है। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश। और आर्टिकल 3 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 3 में बोला गया है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा और नाम में परिवर्तन विधि द्वारा कर सकती है। देखिए, जो आंध्र प्रदेश से जो तेलंगाना बना था, बताइए आप लोग कब बना था? तेलंगाना बना था 29वां राज्य ना। आप लोग इसकी डेट बताइए और ईयर भी बताइए कब बना था ये। आर्टिकल 3 के अंतर्गत वर्तमान राज्यों की जो सीमा है उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, उनका नाम चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि वो राज्य को कितना छोटा कर सकती है, कितना बड़ा कर सकती है, और राज्यों की इसमें परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि उनसे पूछेगी जरूर कि, क्योंकि एक लोकल गवर्नमेंट को ही पता होता है कि वहाँ की क्या स्थिति है, उस राज्य की क्या स्थिति है, वहाँ की बॉर्डर वगैरह की सारी जानकारी राज्य के पास होती है, इसलिए वो उनसे पूछेगी जरूर। लेकिन उनकी वो भी जो भी सिफारिशें देंगे राज्य, जो भी अपनी बात रखेंगे, वो उनकी बाध्यता नहीं है पार्लियामेंट के ऊपर कि उन्हें मानना ही पड़े। ठीक है, तो इसे बोला गया है। बताइए आप लोग तेलंगाना को कब 29वां राज्य का दर्जा दिया गया था? कमेंट नहीं करे आप लोग, कमेंट कीजिए। गुड मॉर्निंग अरविंद जी। देखिए आर्टिकल 2 में एक आर्टिकल एक 2A भी है। ठीक है, आर्टिकल एक 2A भी है
जिसमें एक किसी राज्य को हम सहयोगी राज्य बना सकते हैं। क्लियर हो रहा है? सहयोगी राज्य। देखिए, जब 35वां संविधान संशोधन किया गया था ना, 1974 में क्या हुआ था, सिक्किम को हमने सहयोगी राज्य बनाया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में, और फिर हमने इसे स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया था, किसे, सिक्किम को। क्लियर है? मतलब सिक्किम पूर्ण रूप से 1975 को हमारे भारत में एक राज्य बना था, इसके पहले ये सहयोगी राज्य था। ठीक है, तो जैसे ही हमने 36वां संविधान संशोधन किए 1975 में, तो ये वाला रद्द हो गया। ठीक है, 2A वाला खत्म हो गया आर्टिकल। ठीक है, मतलब यहाँ से इसे हटा दिया गया। यदि हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना कब बना था, 2 जून 2014 को बना था। ठीक है, क्लियर है? 2014 को बना था, तो ये किसके थ्रू हुआ था, आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग अनिमेश जी, आंसर भी कीजिए आप लोग। 19वां राज्य बनाया गया था, ठीक है, तेलंगाना को ना। तो ये किसके पास अधिकार होता है, संसद के पास होता है। क्लियर है? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। यदि हमें राज्यों में सीमाओं में परिवर्तन करना है, उनका नाम परिवर्तित करना है, आप लोग जानते हैं कि अभी कितने सारी चीजों का नाम चेंज हो रहा है ना, तो ये अधिकार जो होता है संसद के पास होता है। यदि ऑप्शन में ये भी रहेगा कि विधानसभा, तो विधानसभा राज्यों में होती है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि राज्यों की सीमा में परिवर्तन करना है तो राज्य विधानमंडल करेगी ना, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर संसद के पास ये राइट होता है। क्लियर है? क्या आप सभी को समझ में आ रहा है? एनी डाउट? क्लियर हो रहा है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं राज्यों का पुनर्गठन। क्लियर है? देखिए, राज्यों का पुनर्गठन क्यों किया गया था हमारे भारत में? जैसे ही हमारा संविधान बना भारत का, तो उस टाइम पे बातें चल रही थी कि हमें राज्यों का पुनर्गठन करना है, लेकिन वो किस आधार पर होना चाहिए। ठीक है, भाषा के आधार पर होना चाहिए या फिर प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए ना। तो इसके लिए कई कमेटी भी बनी थी, जो कि हम अभी देखते हैं। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी भाषाई आधार पर, मतलब राज्यों का पुनर्गठन जो है वो भाषा के आधार पर होना चाहिए या फिर नहीं, इसके लिए कुछ कमेटी बनी थी। ठीक है, एक कमेटी बनी थी एस के धर कमेटी, एक कमेटी एस के धर कमेटी बनी थी। ठीक है, जिन्होंने ये इस कमेटी की सिफारिश ये थी कि हमें भारत के जो राज्य हैं उनका पुनर्गठन हमें भाषा के आधार पर नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये इनकी सिफारिश थी। फिर मतलब इन्होंने ये सिफारिशें दी थी कि भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि हमें प्रशासनिक सुविधा के अकॉर्डिंग ही क्या करना चाहिए, राज्यों का पुनर्गठन करना चाहिए। मतलब इन्होंने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का समर्थन किया था। ठीक है, फिर इसकी जांच के लिए, मतलब धर आयोग बना था, धर आयोग की जांच के लिए एक और कमेटी बनी थी जिसे हम कहते हैं जेवीपी कमेटी। ठीक है, जेवीपी, यदि आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, जेवीपी, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से सरदार वल्लभ भाई पटेल, और पी से पटाभी सीतारमैया। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। ये जो है हमारे, जब हमारी अंतरिम और स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना था, तो उस टाइम पे मंत्रिपरिषद बनी थी। उस टाइम पे संघ के जो मंत्री थे ना, विदेश मंत्री जो थे, प्रधानमंत्री, ये कौन थे, जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप इनको तो जानते ही हैं ना, इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये पहले गृह मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, और राज्यों का एकीकरण के मामले में इनका नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। इनके साथ एक और पर्सनालिटी है वीपी मेनन, है ना, जो कि इनके साथ सहयोगी थे इनके,
जब राज्यों का एकीकरण किया जा रहा था। और पटाभी सीताराम मैया को भी आप सभी लोग जानते हैं, है ना। ये त्रिपुरी संकट के नाम से भी जाना जाता है। जब त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था तो उस टाइम पे इन्हें अध्यक्ष के तौर पर खड़ा किया गया था गांधी जी की ओर से, लेकिन सुभाष चंद्र बोस वहां के अध्यक्ष चुने गए थे, है ना। तो तब से ये उस अधिवेशन को त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। त्रिपुरी कहाँ है बताइए आप लोग, क्या आप लोग जानते हैं त्रिपुरी? ठीक है। तो राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए भाषा के आधार पर या नहीं, क्योंकि देखिए हमारे भारत में राज्य मतलब इतनी डाइवर्सिटी है ना, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, धर्म के आधार पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। इसीलिए इस समस्या के निराकरण के लिए कमेटी बनी थी कि भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर होना चाहिए। फिर जो जेवीपी समिति बनी थी, इन्होंने भी जो यही कहा था कि भाषा के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। अर्थात इन्होंने धर आयोग की रिपोर्ट को सही माना। ठीक है। धर आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी उसको उन्होंने सही माना। ठीक है। और जैसे ही इनकी रिपोर्ट पब्लिश हुई ना, तो जो तेलुगु भाषी थे उन्होंने तेज मतलब अपना विद्रोह तेज कर दिया और एक अलग राज्य की मांग करने लगे। ठीक है। कहाँ पर हुआ था ये? चेन्नई, मद्रास की बात हो रही है। वहां पर तेलुगु भाषी थे ना, वो काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उनका जो राज्य है ना, आंध्र सॉरी कौन सा, मद्रास, मद्रास में ना वो लोग अपने एक अलग ही राज्य की मांग कर रहे थे। और नेतृत्वकर्ता कौन थे वहां के? श्री रामुल्लू थे ना, इनका नाम पूछा जाता है। ठीक है। इनका फुल फॉर्म होता है श्री कोटी श्री रामुल्लू। ये फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। तो इन्होंने 56 से 58 दिन तक आमरण अनशन किया था ना। 15 दिसंबर 1952 को इनकी डेथ हो गई थी। जैसे ही जेवीपी समिति की रिपोर्ट पब्लिश हुई, उसके बाद से ही ये जो विद्रोह था वो तेज हो गया, मतलब जो मांग थी ना वो तेज हो गई। तो परिस्थिति को बिगड़ते हुए देख पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने क्या किया था, तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग ही राज्य की मांग कर दी ना, सॉरी गठन की घोषणा कर दी आंध्र प्रदेश की। ठीक है। तो जैसे ही आंध्र प्रदेश बना तो अन्य राज्यों में भी ये मांग उठने लगी कि उन्हें भी भाषा के आधार पर अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाए। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो ये कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश। और ये कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 को बना था। क्लियर है? और इसकी राजधानी भी पूछी जाती है, करनूल थी। ठीक है। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? श्री रामुल्लू। ठीक है। फिर इसके बाद है ना, जैसे ही आंध्र प्रदेश बना तो अन्य राज्यों से भी ये मांग उठने लगी कि उन्हें भी एक अलग ही स्टेटहुड का दर्जा दिया जाना चाहिए, वो भी भाषा के आधार पर। ठीक है। तो ये सही है या फिर नहीं है, इसके लिए एक और आयोग बनाया गया था ना, उसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे ना। 3 सदस्यीय था वो आयोग। उसके अध्यक्ष जो थे फजल अली थे, और 2 अन्य सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पर्णिकर। ठीक है। ये 2 अन्य सदस्य थे। तो ये दिसंबर 1953 में बना था, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो थी वो कब दिया था? 1956 में दिए थे। ठीक है। देखो, फजल अली और सदस्य अन्य थे हृदयनाथ कुंजरू और के एम पर्णिकर। अब इन्होंने क्या बताए थे? इन्होंने सिफारिशें दी, और इन्होंने जो बताया कि भाषा के आधार पर और संस्कृति के आधार पर हमें राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। अर्थात इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को स्वीकार कर लिया। ठीक है। इनकी रिपोर्ट 1955 में आई थी। ठीक है। और जुलाई 56 में इसे पारित कर दिया गया था। ठीक है। फिर एक ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 7वां संविधान संशोधन किया गया था, एग्जाम में पूछा भी गया है, अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था स्टेट पीएससी का, उसमें आया था कि कौन सा अमेंडमेंट किया गया था? 7वां। ठीक है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा
जब अमेंडमेंट किया गया था तो उस टाइम पे 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरी थी। क्लियर है? इस संविधान संशोधन के समय कितने राज्य थे? 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, तो इन्होंने भाषा के आधार पर किस कमेटी ने, फजल अली की अध्यक्षता वाला जो आयोग बना था वो बना था 1953 में बना था। 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी और 1956 में ये पारित हो गया था। ठीक है, जुलाई 1956 में ये पारित हो गया था। तो फिर 7वां संविधान संशोधन 1956 किया गया। उस टाइम पे 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरी थी। क्लियर है? देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। फ्रांस सरकार की जो बस्तियां हैं, उपनिवेश, लाइक कौन से, कराईकल, माहे, येना, यमन और चंद्रनगर ना, ये सब क्या है, पुडुचेरी ना, पुडुचेरी के डिस्ट्रिक्ट है ये। बताइए आप लोग कहाँ कहाँ है ये? कराईकल, माहे, ये कहाँ है बताइए? एक कराईकल है, माहे है, यनम है और एक पुडुचेरी है। ठीक है, पुडुचेरी और कराईकल ये दोनों ही तमिलनाडु में है, माहे केरला में है, यमन जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ये फ्रांस की बस्ती थी, इसे 1954 में भारत में मिला दिया गया था। ठीक है, और फ्रांसीसी उपनिवेश का भारत में विलय आपसी समझौते के द्वारा संभव हुआ था। 28 मई 1956 को पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र बन गया था, है ना। तो कुछ राज्य हैं, इन्हें हमें याद करना पड़ेगा कि कौन सा राज्य कब बना था। देखिए 18 दिसंबर 1961 को, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि पुर्तगाली के द्वारा ये जो गोवा, दमन और दीव था, ये सैनिक कार्यवाही द्वारा हमने भारत में इसे प्रवेश मतलब ये जो राज्य हैं गोवा और यूटी है, दमन और दीव, ये हमारे भारत में इसे कब मिलाया गया था? 18 दिसंबर 1961 को। ठीक है, सैनिक कार्यवाही द्वारा इसे मिलाया गया था। 12वां संविधान संशोधन द्वारा भारत संघ में शामिल हो गए थे। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? 12वां संविधान संशोधन। एक 12वां, ये आप गोवा का याद रखिए, गोवा, दमन और दीव का, और एक सिक्किम का याद रखिए। सिक्किम कब ऐड हुआ था? सिक्किम ऐड हुआ था 35वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1974 को, इसे ये सहयोगी राज्य बना दिया गया था आर्टिकल 2A के तहत। और एक 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में, जिसे इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। किसे? सिक्किम को। क्लियर है? फिर राज्य, कुछ इंपॉर्टेंट राज्य हैं, इसे कब मिलाया गया था हमारे भारत में, ये देखने हैं। 1 अक्टूबर 1953 ना, ये आप लोग को याद है ऑलरेडी। आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी बनाई गई थी करनूल ना। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला हमारे भारत का पहला राज्य, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कब था? 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, क्लियर है? देखिए आंध्र प्रदेश बनने के बाद ही फजल अली आया था। ठीक है, फजल अली आयोग, क्योंकि यहाँ पर आंध्र प्रदेश में भाषा के आधार पर राज्य का गठन कर दिया गया था, लेकिन अन्य राज्यों में भी मांग उठ रही थी। तो उस समस्या के निपटान के लिए क्या बना दिया गया था? फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था और फिर 7वां संविधान संशोधन किया गया और फिर राज्य को भाषा के आधार पर गठित किया गया। ठीक है, तो जितने भी राज्य बने हुए हैं सब भाषा के आधार पर ही हैं। ठीक है, 1 मई 1960 को क्या हुआ था? महाराष्ट्र और गुजरात, है ना। 1 दिसंबर 1963 को क्या बना था? नागालैंड बना था। ठीक है, और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को बना था और हिमालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये तीनों ही कब बने थे? 21 जनवरी 1972 को बने थे। और ये देखिए 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम बन गया था। ठीक है, पहले ये सहयोगी राज्य बना था 1974 में। फिर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है वो उसके बारे में बात हो रही है। ये 20 फरवरी 1987 को बना था। देखिए गोवा जो है वो कब बना था? 30 मई 1987।
ये देखिए, ये जो है ना, ये स्टैब्लिश हुआ था गोवा, मतलब स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था। मतलब गोवा की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। लेकिन ये बात की जाए गोवा लिबरेशन डे, ये कब मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस, ये मनाया जाता है 18 दिसंबर 1961 को। ये क्या हुआ था? पुर्तगाली से आजाद हुआ था, मतलब पुर्तगाली से हमने लिया था, इसलिए 18 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाया जाता है गोवा में। और 30 मई को क्या मनाया जाता है? स्थापना दिवस। तो गोवा कौन से नंबर का राज्य बना था? ये बना था 25th नंबर का, ठीक है। और 1 नवंबर 2000 और 9 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ये दोनों ही राज्य बने थे। छत्तीसगढ़ जो था बना था वो 26वां राज्य था। आप जिस भी राज्य के हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि वो कब गठित हुआ था ना, और कौन से नंबर का था वो राज्य, ठीक है। आप जिस भी स्टेट के होंगे, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका जो राज्य है, आप जिस राज्य में रहते हैं, वो कब गठित हुआ था, मतलब उसका गठन कब किया गया था, स्थापना दिवस उसका कब मनाया जाता है, ठीक है। तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड 28वां नंबर का राज्य बना था, 28। और 2 जून 2014, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, 29 नंबर का ये स्टेट बना था। क्लियर है? एनी डाउट? यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी को? क्या आप सभी को क्लियर है? ओके, चलिए। तो आज हमने क्या क्या पढ़े? संघ और उसके राज्य क्षेत्र पढ़ा हमने, ठीक है। राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया, क्यों किया गया था, इसके पीछे कारण क्या था, ठीक है। ये सब हमने देखा। और इसके बाद हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको पढ़ाया उसी उसी से संबंधित है। आई होप आप लोगों को बन जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत एक है संघ राज्य का, राज्यों का संघ, और फिर प्रांतों का संघ, या फिर एक संघ इकाई? बताइए क्या होगा इसका आंसर। झारखंड 18 नवंबर को बना था, ओके। ठीक है, चलिए। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? देखिए, हमारे भारत में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, ठीक है। सबसे पहला और सही आंसर है अनीता जी का, भोलेनाथ पांडे जी, नीरज जी, अनिमेश जी। देखिए, भारत को कहा जाता है राज्यों का एक संघ है ना। इसे देखिए, इस संघ को यूनियन भी कहते हैं और फेडरेशन भी कहते हैं। यूनियन भी कहते हैं और फेडरेशन भी कहते हैं। लेकिन हमारे भारत में जो यूनियन को अपनाया गया है, ना कि फेडरेशन को। फेडरेशन मतलब यहाँ पर हमने स्टेट को ही मतलब सारी पावर दे चुके हैं। लाइक वहां पर उनका खुद का एक संविधान होता है, और उनका एक अलग ही सिस्टम होता है, संविधान, उनका हाई कोर्ट। हालांकि हमारे भारत में भी, जैसे हम अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका में जितने भी स्टेट है, उन्हें एक अलग ही सारी पावर मिली हुई है, उनका एक अलग संविधान है ना। उनका जो स्टेट का जो नागरिक है, वो स्टेट का नागरिक कहलाता है, ठीक है। और उनका उनका एक अलग ही हाई कोर्ट है, सॉरी, जो सर्वोच्च कोर्ट होता है ना, वो वहां पर है। लेकिन हमारे भारत में राज्यों में भी कोर्ट है, लेकिन अपील का सर्वोच्च न्यायालय किसे माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। तो हमारे भारत में हालांकि कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, जिसे हम सत्र न्यायालय कहते हैं, ये सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी है। लेकिन यदि हम सर्वोच्च की बात करें, तो वो सुप्रीम कोर्ट है। यदि मतलब इसका मतलब क्या होता है, यदि हमें कोई भी व्यक्ति, यदि डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट सॉरी जिला न्यायाधीश के द्वारा जो भी फैसला दिया जाता है, यदि वो इससे संतुष्ट नहीं है, तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, और हाई कोर्ट से भी संतुष्ट नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसका मतलब अपील का सर्वोच्च न्यायालय कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा। लेकिन फेडरेशन सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फेडरेशन सिस्टम में जो राज्य का जो कोर्ट है, वही अपील का सर्वोच्च होता है, ठीक है। इसीलिए हमारे भारत में फेडरेशन नहीं बोला जाता है, बल्कि यूनियन बोला जाता है। देखा जाए इसको, हिंदी में नहीं, एक ही है, संघ।
क्लियर हो रहा है? और यूनियन, इसलिए राज्यों का यूनियन संघ कहा जाता है और किसी भी राज्य को भारत से अलग होने की परमिशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि यूनियन इसलिए भारत में इसलिए कहा जाता है यूनियन, क्योंकि जो कुछ मामलों में हमारे भारत में संघवाद तो है, लेकिन उसके साथ ही एकात्मक भी हो जाती है सरकार कुछ मामलों में, जैसे आपातकाल की कंडीशन हो जाती है ना। और आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही सभी जगह मान्य होता है, क्योंकि अपील का सर्वोच्च न्यायालय है ना। एकल नागरिकता, ये भी आप लोग जानते हैं कि एक ही मतलब वो व्यक्ति यदि भारत के किसी भी राज्य का होगा, किसी भी क्षेत्र का होगा, तो वो भारत का नागरिक कहलाएगा, पर्टिकुलर किसी राज्य का नागरिक नहीं कहलाता है, जैसा कि अमेरिका में होता है। क्लियर हो गया? तो इसीलिए यूनियन को जोड़ा गया है, ना कि फेडरेशन को। क्लियर है? इसलिए कहा जाता है कि हमारे भारत में जो संघवाद है वो कैसा है, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघवाद को अपनाया गया हमारे भारत में। ठीक है, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ, ये चीज याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, तो भारत एक है, बताइए क्या है? राज्यों का संघ। सभी ने आंसर सही किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, सभी का आंसर सही है। ओके, गुड मॉर्निंग तिवारी जी, हरी जी, अरविंद जी, निमेश जी, धीरज जी, हाँ सभी के आंसर सही है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए आप लोग। ये जो संघवाद है ना, ये संघवाद हमारे संविधान में कहीं पर भी ऐड नहीं है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि क्या संघवाद का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है ना, तो आर्टिकल 1 में किया गया है, राज्यों का संघ में। ठीक है, ना कि कहीं और। जैसे बजट, बजट का उल्लेख क्या हमारे संविधान में कहीं पर भी किया गया है? नहीं किया गया है। उसे हम कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट शब्द का उल्लेख संविधान में किया ही नहीं गया है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, तो बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है राज्यों का संघ, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघ, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य या फिर संघीय राज्य। भाई क्या होगा इसका आंसर? ओके, बाकी लोग भी आंसर कीजिए, क्या होगा? चलिए ठीक है, इसका आंसर है राज्यों का संघ। सही बताया आप लोगों ने। भूमिनाथ पांडे जी, धीरज जी, अनिता जी, लाल सिंह जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यमंडल, राज्यों का संघ, महासंघ या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका आंसर? कहते हैं ये है राज्यों का संघ। देखिए किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, आप लोग को पता होना चाहिए क्वेश्चन की प्रकृति किस टाइप से आ सकते हैं। वो आंसर सभी का एक ही है, लेकिन क्वेश्चंस की पूछने की जो डिमांड है वो अलग अलग है। देखिए, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है। बताइए कब किया गया है? सन पूछ लिया आपसे, 1950, 1953, 1956 या फिर 1961? लास्ट क्वेश्चन सभी ने आंसर सही किया है, भूयान पांडे जी, अनीता जी, तिवारी जी, धीरज जी, ठीक है, आप सभी के आंसर सही है। इसका आंसर बताइए, आंध्र प्रदेश कब बना था? भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था ये, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी राजधानी क्या थी बताइए? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है ना। किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? आई होप आप सभी लोग इसका आंसर सही दे देंगे। बताइए, राष्ट्रपति को है या फिर प्रधानमंत्री को, संसद को या फिर लोकसभा अध्यक्ष को? बताइए कौन करता है? पता होना चाहिए आप लोगों को, मैंने आपको स्पेशली इसमें फोकस देके पढ़ाया था। ठीक है, सभी का आंसर सही है, पार्लियामेंट है ना। पार्लियामेंट के पास ही अधिकार है कि वो किसी राज्य को छोटा बड़ा कैसा भी कर सकती है। ठीक है, ये उनके पास अधिकार होता है। ठीक है, राज्यों से पूछा जरूर जाएगा, लेकिन उनकी जो सिफारिशें हैं, जो भी वो कहेंगे, उनकी बाध्यता नहीं है पार्लियामेंट के ऊपर। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों का पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है? बताइए, राज्यों का पुनर्गठन यदि हमें करना है ना, उस विधेयक को, विधेयक मतलब बिल
ना, उस बिल को संसद में लाया जाएगा। तो किसकी सहमति हमें लेना आवश्यक है बताइए? संबंधित राज्य के विधानमंडल की, संबंधित राज्य के विधानसभा की। देखिए क्वेश्चन 2 बार ऑप्शन आ गए, राष्ट्रपति की या फिर राज्यसभा की। बताइए। देखिए आप लोग इसका लॉजिक लगा के आंसर कीजिए, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन पढ़िए, आप लोग गलत आंसर दे रहे हैं आई थिंक। देखिए सहमति पूछ रहा है, विधेयक को लाने से पहले संसद में किसकी सहमति लेनी पड़ती है? और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राज्यों की सहमति लेते जरूर हैं, लेकिन बाध्यता नहीं होती है उनकी। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। सिर्फ एक का ही आंसर सही है। हाँ, भोलेनाथ पांडे जी, अनीता जी। सबसे पहला और सही आंसर है भोलेनाथ पांडे जी, धीरज जी। ठीक है। देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि राज्य की सहमति ली जरूर जाती है, लेकिन उनकी जो सहमति है वो जो जो भी सजेशन देते हैं वो पार्लियामेंट के ऊपर रहता है कि वो उसे मानना है या फिर नहीं मानना है। लेकिन कोई भी विधेयक को लाने से पहले, खासकर जब वो जैसे धन विधेयक हो गया है ना, और जैसे ये वाला क्या चाहिए, राज्यों का पुनर्गठन संबंधी, तो हमें सबसे पहले राष्ट्रपति की परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है। और विधेयक के मामले में बात आती है तो राष्ट्रपति ही इसमें पिक्चर में आते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर होगा सही। सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। ठीक है। बताइए इसका आंसर बताइए। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? प्रधानमंत्री को है, मंत्रिमंडल को है, राष्ट्रपति को या फिर संसद को? नए राज्य का गठन करना है या फिर सीमा में परिवर्तन करना है, तो ये किसका अधिकार होगा बताइए? राज्यों का गठन मतलब ये राज्य के अंदर की बात हो रही है ना, और सीमा में परिवर्तन जैसे तेलंगाना बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर, तो ये किसके द्वारा किया गया होगा ये काम बताइए? ओके, चलिए देख लेते हैं आंसर क्या है। इसका आंसर है संसद। ठीक है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ही करती है काम। ठीक है, ओके। धीरज सिंह जी, अनिमेश जी, ठीक है, भोलेनाथ पांडे जी, संसद, ओके। अच्छा ये आंसर बताइए, अन्य रजवाड़ों के साथ कि भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया गया? ऐसे कौन से राज्य थे जहां पर जो भारत में मतलब भारत में मिलने के लिए पूरी तरह से राजी नहीं थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा उन्हें बोला गया था मिलने के लिए ना, या फिर उन पे दबाव डाला गया था, ये फिर हम कह सकते हैं। बताइए कौन से ऐसे राज्य थे? इजी है, बता देंगे आप। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है जूनागढ़। ठीक है, एक हैदराबाद हो गया और एक जम्मू कश्मीर हो गया ना। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जो जूनागढ़ है वहाँ का जो राजा था वो मुस्लिम था, है ना, और जो वहाँ के जनता थी वो हिंदू थी। ठीक है, और वहाँ पर जो जनता थी वो भारत में मिलना चाहती थी, लेकिन वहाँ का जो राजा था वो पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, जो जूनागढ़ है उसे। लेकिन फिर क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा वहां पर कहा गया है कि वोटिंग करवाते हैं, तो जनता ने भारत में मिलने के लिए वोटिंग की थी। ठीक है, तो फिर क्या हुआ था, वहां का जो राजा था वो पाकिस्तान भाग गया था। ठीक है, तो जनता इसी तरह से जूनागढ़ को हमारे भारत में मिला लिया गया था, और निजाम हैदराबाद में सैनिक कार्यवाही की गई थी। जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, उनका ये था, वो एक ना तो वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, ना ही वो भारत में मिलना चाहते थे। ठीक है, वो एक अलग ही अपना स्वतंत्र राज्य बनाना चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि जो पाकिस्तान की जो सेना है वो जम्मू कश्मीर को मिलाने के लिए वहां पर आक्रमण कर देती है। फिर वहां के राजा भारत से हेल्प मांगते हैं, तो भारत ने हेल्प उनकी किए थे, और साथ ही साथ हस्ताक्षर भी करवा लिए थे भारत में मिलने के लिए। ठीक है, तो ये थी इन सबकी कहानी। ठीक है, तो इस तरह से जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर जो कि आसानी से हमारे भारत में मिले नहीं हुए हैं, बल्कि इन्हें मिलाया गया है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 से अधिक रजवाड़ों या फिर हम इसे कह सकते हैं देसी रियासत
भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग बता देंगे इसका आंसर। के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार बलदेव सिंह? देखिए, ओके, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम कहते हैं लौह पुरुष, इसे हम एकता पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, एकता दिवस भी मनाया जाता है। बताइए कब मनाया जाता है? और इनके नाम पर एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, जो कि विश्व में सबसे ऊंची है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। ठीक है, पहले गृह मंत्री रह चुके हैं ये। इन्होंने बहुत सारी रियासतें जो अलग अलग बटी हुई थी, क्या है कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तो रियासतों के सामने जितने भी रियासतें, उन्हें ये कहा गया था कि या तो आप अपना स्वतंत्र राज्य बना लीजिए, या तो आप पाकिस्तान में मिलें, या फिर भारत में मिल लीजिए। ठीक है, लेकिन कुछ रियासतें थी जो पाकिस्तान में चली गई, और कुछ रियासतें जो भारत में मिल गई, लेकिन कुछ ऐसी थी जो अपना ही एक अलग स्वतंत्र राज्य बनाना चाहती थी। तो उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे ऐसे व्यक्ति, और वीपी मेनन, जिन्होंने पूरे भारत की जो अलग अलग रियासतें थी उनको एक किया। ठीक है, और एक पूर्ण भारत बनाया गया। ठीक है, पाकिस्तान में पहले पूर्वी पाकिस्तान था और पश्चिम पाकिस्तान था। ठीक है, फिर पूर्वी पाकिस्तान क्या बन गया? ये बांग्लादेश बन गया। ठीक है, क्लियर हो गया है ये क्वेश्चन? सभी के आंसर सही हैं। अनीता जी, धीरज सिंह जी, भोलेनाथ पांडे जी, आप सभी के आंसर सही हैं। विपिन जी, बताइए भारत संघ में कितने राज्य हैं? राज्य बताना है आप लोगों को। यहाँ भारत की बात की गई है, पूरे भारत संघ की। बताइए कितने राज्य हैं इसमें? 28, 30, 27, 29? ओके, सभी का आंसर सही है, 28। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए। राज्यों का पुनर्गठन की बात हो रही है, तो कब किया गया था वो? 1956 में किया गया था, 1952 में किया गया था, 1950 में, या फिर 1951 में? राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। ओके, सभी के आंसर सही है, 1956। देखिए, आयोग बना था कब? 1953 में। इनकी रिपोर्ट कब आई थी? 1955 में। और राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? 1956 में। फिर सेवेंथ अमेंडमेंट हुआ था 1956 को। उस टाइम पे राज्य कितने थे बताइए आप लोग? कितना लिखूं बताइए आप लोग? क्या है, स्टेट कितने थे? चलिए, स्टेट में आपको बता देती हूँ, 14 थे। आप लोग यूटी बताइए, यूटी कितने थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? ये भी इजी है, बता देंगे आप लोग। ओके, 6, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी, धीरज सिंह जी, राइट। अब ये बताइए, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? ओके, आंध्र प्रदेश, भोलेनाथ पांडे जी, धीरज सिंह जी, क्लियर है। देखिए, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर राज्यों का जो गठन है वो 1953 में हुआ था। ठीक है, वहाँ इसके पूर्व वहाँ पर एक आंदोलन हुआ था, जिसमें नेतृत्वकर्ता की आपसे नाम पूछा गया है ना? उनकी मृत्यु भी हो गई थी। 58 दिन उन्होंने आमरण अनशन किया था। बताइए वो कौन थे? देखिए, सभी में श्री रामुलु कहा गया है ना? यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने आपको इसका फुल फॉर्म बताया था। तो ये होगा पोती श्री रामुलु। ठीक है, भोलेनाथ पांडे जी, धीरज जी, अनीता जी, ठीक है, आप सभी आंसर सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैर ये आपको बन जाएगा, गठन कब हुआ था ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, 1953 में गठन हुआ था। देखिए, ये जो गठन हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके अध्यक्ष पूछ लिया आपसे। अध्यक्ष बताइए कौन होंगे? जस्टिस फजल अली, MP छागला, HN कुंजरू, या फिर गुलजारी लाल नंदा? तो ये कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? क्या होगा इसका आंसर?
ठीक है, नहीं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा ना, जस्टिस फजल अली। मैंने आपको बताया था फजल अली जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, है ना। और पर्णिकर और कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, ये इनके अन्य 2 सदस्य थे। लेकिन अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो अध्यक्ष कौन थे? फजल थे, फजल अली। ठीक है, क्लियर है। ये वही क्वेश्चन है, पुनर्गठन जब हुआ था तो कितने राज्य थे? 14 स्टेट थे और 6 यूटीज थी। ठीक है, चलिए बाकी आप क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें ये क्वेश्चन डल जाएंगे। ठीक है, सिक्किम को कब बनाया गया था? बताइए, सिक्किम को भारत में सहयोगी राज्य का दर्जा कब दिया गया था और पूर्ण राज्य का दर्जा कब किया गया था? ये बताइए आप लोग। सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा किस सन में दिया गया था और पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? बताइए। 1974, 75। ओके, अनीता जी, भोलेनाथ पांडे जी, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट हुआ था ये? एक 35वां हुआ था, 36वां हुआ था। 35वां संविधान संशोधन जब हुआ था, 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था 1974 में, जिसे इसे सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था। ये कब दिया गया था? ये कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 2A। और जैसे ही इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तो आर्टिकल 2A समाप्त हो गया और इसे 36वां संविधान मतलब 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 1975 में, जिसे इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसे सिक्किम को। ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू। आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। क्या आप सभी को क्लियर है आज का जितना हमने पढ़ा? ओके, जय हिंद सभी को। क्लास को यहीं एंड करते हैं। ओके।